हेलो। 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 जी सर। मेरी आवाज आ रही? जी। हाँ, देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा। ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी निपुण सामर्थ्य विकसित करना है। देखिए, विकसित करना है जो समाज को प्रभावी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। विद्यालय समाज के ऐसे अपरिपक्व व अनुभवहीन वर्ग के साथ काम करता है जो अवयस्क होकर अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। कहने का तात्पर्य है विद्यालय बच्चे के भावी पारिवारिक दायित्व निर्वाह करने योग्य बनाता है। और विद्यालय जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानने से पहले हमें यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि विद्यालय क्या होता है। ठीक है। तो विद्यालय क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? बताइए, विद्यालय किसे कहते हैं? देखिए, विद्यालय जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? स्कूल से। और स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्कूला से। स्कूला का अर्थ, स्कूला यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अवकाश। ठीक है। हालांकि यह बात कुछ अजीब सी लगती है, मतलब स्कूल और अवकाश का कोई संबंध है? स्कूल तो रेगुलर जाते लोग, और अवकाश क्या है? एक तरह की छुट्टी। ठीक है। उनके अनुसार वाद विवाद या वार्ता का स्थान होता है। एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय खेलकूद, व्यवसाय या युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। अवकाश मतलब खाली समय को वो लोग क्या करते थे? आपस में डिस्कशन करते थे, और खेलते कूदते और व्यवसाय और या युद्ध कला के प्रशिक्षण लेते थे। तो धीरे धीरे दर्शन व उच्च कलाओं में स्कूल में बदल गया। मतलब ये काम जो था, वाद विवाद करना, डिस्कशन करना आपस में, और खेल-कूद करना, व्यवसाय करना या युद्ध का प्रशिक्षण लेना ही क्या कहला गया? धीरे-धीरे वो स्कूल में विकसित हो गया, और इस माध्यम को स्कूल माना गया। जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुण और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं या व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। जैसे होते हैं ना आजकल एमबीए के कॉलेज हैं, मेडिकल के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं। तो ये क्या है? विशेष व्यवसाय की शिक्षा देते हैं आपको। ठीक है। इसी तरह से विद्यालय क्या करता है आपको, जैसे आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको किस चीज की शिक्षा दी जा रही है? शिक्षक बनने की। तो ये विद्यालय क्या है? एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुण सिखाए जाते हैं और आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। और बालक के विकास से वांछित दिशा में हो। वांछित दिशा मतलब जहाँ जो हम उसको बनाना चाहते हैं। सपोज करिए हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, नर्स बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, तो एक विशेष विद्यालय होते हैं जो इस प्रशिक्षण को देते हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं होती हैं जो सभ्य मनुष्य द्वारा इसके उद्देश्यों को स्थापित किए जाते हैं। समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यों के लिए बालकों की तैयारी करने में सहायता मिल सके। किसके लिए? समाज के लिए। सम विद्यालय क्या करते हैं? मदद करते हैं कि समाज को सुव्यवस्थित, योग्य और अच्छे सदस्य दे सके। ठीक है। तो टीपी नन की परिभाषा भी इसी तरीके से, विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जो निश्चित ज्ञान सिखाता है। मतलब पर्टिकुलर एक चीज का ज्ञान ना सिखाए, बल्कि आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित करे और आप इस संसार के महान और सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकें। एके सी ओटावे के अनुसार विद्यालय समाज में युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले व सामाजिक आविष्कारक के रूप में समझे जा सकते हैं। सामान्यतः वर्तमान में विद्यालय की अवधारणा में परिवर्तन देखने को मिले। अब विद्यालय वह स्थान माना जाता है जहाँ सूचना विक्रेताओं या शिक्षकों द्वारा छात्रों को कुछ सूचनाएं बेची जाती हैं। हो गया ना परिवर्तन? विद्यालय आज क्या है? सूचना बेचने के स्थान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई भी एजुकेशन आपको क्या मिल रही है? निःशुल्क नहीं है। आप पैसा पे करते हैं और उसकी जगह पढ़ते हैं। तो विद्यालय की धारणा में परिवर्तन आ गया। पहले क्या था? विद्यालय ज्ञान बांटते थे, पैसा कमाने के साधन नहीं थे, और आज विद्यालय क्या है? पैसा कमाने के साधन है, और पैसा मतलब विक्रेता कौन है? शिक्षक। और पाने वाला कौन है? छात्र। तो छात्र जो सूचनाएं प्राप्त करता है एक तरीके से सामान है, और बेचने का काम कौन करता है? शिक्षक। तो विद्यालय की परिवर्तित अवधारणा यही है। एक लघु राज्य माना जा सकता है विद्यालय को। उसमें सुसंचलन व उपयुक्त नियमों या विनियमों की व्यवस्था की जाती है। ये नियम बच्चे, माता-पिता, शिक्षक आदि की संभावना पर आधारित होते हैं। मतलब बच्चा क्या प्राप्त करे, कौन-सा ज्ञान प्राप्त करे, ये माता-पिता पे निर्भर करता है। जैसे माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर स्कूल में डालते हैं। शिक्षक भी
उसको भी मालूम है कि उसको क्या देना है, बच्चे को क्या सिखाना है, आज कौन सा लेसन कंप्लीट करना है, तो ये उस पे निर्धारित है। विद्यालय एक आकर्षण का केंद्र है जो विभिन्न व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण उसका वातावरण क्या होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर हो जाना चाहिए। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, एक छोटा समाज होता है विद्यालय, जिसकी स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। उसमें उन सामूहिक क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जिसमें भाग लेकर बालक स्वयं सामाजिक रूप से समाज का कुशल सदस्य बन सके। ठीक है। अब जनसंख्या और विद्यालय का पाठ्यक्रम, पॉपुलेशन एजुकेशन और स्कूल करिकुलम। तो वॉरेन एस थॉमसन व फिलिप एस हैमर्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या शिक्षा को क्या किया, विद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ा कि जनसंख्या शिक्षा भी क्या होनी चाहिए, है हेलो, विद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ी जानी चाहिए। स्पून बैलेट महोदय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बैलेट महोदय ने कहा कि अधिक रुचि जनसंख्या शिक्षा विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने में रही। मतलब जनसंख्या शिक्षा को क्या किया जाए, विद्यालय के करिकुलम में डाला जाए। इसी तरीके से बीच में मांग उठी कि यौन शिक्षा भी दी जाए, तो किसको दी जाए, किस आयु वर्ग को यौन शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये हुआ कि जो वयस्क हैं या जो आगे जीवन की तैयारी में जा रहे हैं, परिवार की तैयारी में जा रहे हैं, उनको यौन शिक्षा दी जाए। तो पारिवारिक जीवन शिक्षा के स्थान पर जनसंख्या शिक्षा का नामकरण यौन शिक्षा और पारिवारिक जीवन शिक्षा, इन दोनों का ही उपनाम है क्या, जनसंख्या शिक्षा। बैलेट महोदय ने बालक के मानव पुनरुद्धार की क्रिया को ज्ञान देना चाहते थे और उसको उपयोगी बनाना चाहते थे। नोएल डेविड वॉल्सन इसी तरीके से थे। उन्होंने जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या जागृति कहा और विद्यालय पाठ्यक्रम में इसका समावेश पे बल दिया। यूनेस्को, यूनेस्को क्या कहता है, यूनेस्को क्या है, तो बताएगा यूनेस्को क्या है, यूनेस्को किस तरह की संस्था है। यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है। जनसंख्या और पारिवारिक शिक्षा का नामकरण इन्हीं के स्थान पे दिया गया और बहुत ही अधिक उपयोगी माना गया तथा इसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। ठीक है, विद्यालयी पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान देने में बल देता है। छात्रों की जनसंख्या संबंधी मूलभूत और महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान देने के लिए जनसंख्या शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वर्तमान में छात्रों को भावी जीवन हेतु, मतलब जो भविष्य में आगे जाके व्यक्ति क्या करता है, विवाह करता है, परिवार बनाता है, तो उसके लिए ये जरूरी था कि उसको जनसंख्या शिक्षा दी जाए। जनसंख्या शिक्षा के संबंध में निर्णय लिए जाने चाहिए क्योंकि छात्रों को जनसंख्या शिक्षा के विषय में जानकारी को पॉपुलेशन बुलेटिन एक पत्र है जिसमें 24 में कहा गया कि उसे छात्र को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यह प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, मतलब जनसंख्या किस तरीके से बढ़ सकती है, किस तरीके से घटाई जा सकती है, और अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसके क्या प्रभाव है, और जनसंख्या घट जाती है किसी देश की तो क्या प्रभाव है। बहुत सारे देश जनसंख्या घटने की वजह से परेशान है, यूरोप के, उनके वहां जनसंख्या तेजी से घट रही है, संसाधन ज्यादा है, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा, देश गरीब हो रहा है। और हमारा देश है, जनसंख्या अधिक है और क्या हो रहा है, संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हम जनसंख्या बढ़ने के कारण परेशान हैं। तो जनसंख्या के अपने अपने प्रभाव हैं। साधनों परिवर्तित उपयोगों के स्वरूप का उस पर तथा जीवन पर जीने वाले प्रभावों पर आवश्यक प्रभाव पड़ता है। उससे ऐसी जागृति विकसित होनी चाहिए कि स्वतंत्र चुनाव कर सके कि जनसंख्या हमें बढ़ानी है, कम रखनी है। ऐसे ज्ञान से मुक्त होगा और मुक्ति और युक्ति निर्णय लेने में सामर्थ्य होगा। इसी तरीके से प्रोफेसर नूरुल हसन है, इन्होंने 1971 में कहा कि जनसंख्या शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपने संबोधित करते हुए कहा था कि आदर्श होता है कि जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में सीधे और प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया जाए। यह एक भिन्न पाठ्यक्रम के रूप में विकसित करके परीक्षा प्रमंडलों द्वारा जनसंख्या शिक्षा पर केवल कुछ प्रश्न पूछकर करना संभव नहीं है। हम जनसंख्या की समस्याओं को शिक्षक शिक्षा में व्यवस्था करके इसे करना चाहते थे। मतलब क्या था, जनसंख्या शिक्षा को किसमें लाए, शिक्षक शिक्षा में, यानी बीएड के पाठ्यक्रम में लाया जाए। शिक्षकों के सेवाकालीन व पूर्व सेवा परीक्षण के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं, मिशनरी भावनाओं को समझा जा सकता है। किन शिक्षकों को देने की बात कर रहे हैं, जो सेवा में हैं और जो सेवा से पूर्व जैसे आप लोग हैं, इन लोगों को जनसंख्या शिक्षा दी जाए तथा छात्रों के मस्तिष्क पर आवश्यक और मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित किया जाए। जो छात्र है उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि वो जनसंख्या शिक्षा के बारे में जाने और लोगों को जागरूक करे कि जनसंख्या बढ़ने के क्या दुष्परिणाम हैं, जिससे वह अवसर आने पर
जब भी उनके समझ संसार या जनसंख्या की समस्या पैदा हो तो वो उस पर उचित निर्णय ले सके। वास्तव में जनसंख्या शिक्षा क्या है? परिवार नियोजन, यौन शिक्षा, पारिवारिक जीवन शिक्षा से अधिक है। जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बातें समाविष्ट होती है जो जनसंख्या के विकास, समस्याओं तथा जनसंख्या, ठीक है, कि विकास पारिवारिक और राष्ट्र की प्रगति पर निर्भर करती है। राष्ट्र के साधन व जनसंख्या विकास के कारण जो प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जैसे आज आप देख रहे हैं ना कोरोना की समस्या, तो क्यों पैदा हुई कोरोना की समस्या? कि कहीं न कहीं जनसंख्या के बढ़ने का ही कारण है। चाइना में अनाज का उत्पादन कम हुआ और वो लोग क्या हुए, नॉनवेज पे गए और उन्होंने तरह-तरह के जानवरों का मीट खाया, क्योंकि सम जो नहीं खाया जाता है उनका भी खाया और वो बीमारी उस देश से शुरू हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई और लाखों लोगों को अपने साथ ले गई, हैं? कई परिवारों के उजड़ने का कारण रही, कई बच्चों के अनाथ होने का कारण जो है क्या है? जनसंख्या समस्या ही है। उनके पास जनसंख्या ज़्यादा हुई, वो अनाज से जाके नॉनवेज पे आश्रित हुए और नॉनवेज पे आश्रित होने का नतीजा क्या हुआ? कुछ भी खाने लगे, कोई भी नॉनवेज खाने लगे और उसका नतीजा आज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज दुनिया के सामने है। कोई देश ऐसा नहीं जो परेशान नहीं। तो अगर वो जनसंख्या शिक्षा दी जाती, उनकी जनसंख्या कम होती और इस तरीके अनाज की समस्या कभी उनके सामने नहीं आती और वो नॉनवेज पे नहीं आश्रित होते, तो आज ये समस्या पैदा ही नहीं होती। तो जनसंख्या शिक्षा क्या होती है? उस समय बहुत उपयोगी थी उनके देश के लिए। जनसंख्या शिक्षा का दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधनों और जनसंख्या के मध्य खाई को विकसित ना होने दें या उसको कम करना, कि जो हमारे पास मटेरियल है हम उसी का उपयोग करेंगे। अगर हम इतना पैदा कर सकते हैं तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए। भारत खुद इससे जूझा है। जब आज़ाद हुआ देश 1947 से 1957-58 तक देश आत्मनिर्भर नहीं था अनाज पे। जब हरित क्रांति आई देश में तब देश आत्मनिर्भर हुआ अनाज पे। यानी भारत को खुद अनाज जो है क्या करना पड़ता था, दूसरी जगहों से मंगाना पड़ता था और आयातित करके हम अनाज खाते थे और हम अनाज में भी आश्रित नहीं थे। तो जनसंख्या और जो हमारे संसाधन हैं उनके बीच की खाई को दूर करने में जनसंख्या शिक्षा काम करती है। वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा राष्ट्र के विकास का एक सशक्त और महत्वपूर्ण साधन है। यदि जनसंख्या शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के साथ संबंधित कर दिया जाए तो देश के मानव जीवन को उचित मूल्य व प्रवृत्तियों से विकसित किया जा सकता है। जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु और पाठ्यक्रम पर भी ध्यान दिया जाए कि क्या पढ़ाया जाए जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत और कब पढ़ाया जाए, किस क्लास में कितना पढ़ाया जाए, तो ये जरूरी है। तो जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से लोगों को जनसंख्या वृद्धि के होने वाले हानिकारक प्रभावों से ज्ञान कराया जाए। इसके साथ साथ ऐसी बातें बताई जाए कि जनसंख्या को कैसे सीमित किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। तो मनुष्य जीवन के सुखी और संपन्न बनाने को ही जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा की उत्पादकता या सजगता को विकसित करना पड़ेगा हमें। देखिए, जब जनसंख्या कम होगी तो आपका जीवन जो स्तर है वो उच्च होगा। आप सफल होंगे, सुखी होंगे, संपन्न बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम विद्यालयों में क्या दें? जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू कराएँ। अब पाठ्यक्रम क्या होता है? करिकुलम क्या है? तो पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम से बना है और इसका हिंदी रूपांतरण है। मतलब करिकुलम को ही हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। तो यह करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी रेस का कोर्स। शिक्षा क्या है? रेस का मैदान ही है। शिक्षा के अंतर्गत अर्थ छात्रों का कार्यक्षेत्र, छात्रों के लिए दौड़ का मैदान होता है। यहाँ 2 शब्द होते हैं, दौड़ और मैदान प्रयुक्त हुए। 2 हुए ना, दौड़ और मैदान। तो यह मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव व उनकी क्रियाओं से। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति रेस जीतने के लिए दौड़ता है, उसी तरह विद्यार्थी क्या होता है? पाठ्यक्रम द्वारा दौड़कर विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है, पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके। हुँ? जिससे वह शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो पाठ्यक्रम एक विशेष दिशा व साधन है जिसका अनुसरण करके क्या कर सकता है छात्र? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। संकुचित अर्थ में आप ये भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का तात्पर्य केवल सिलेबस से होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। सिलेबस और पाठ्यक्रम, करिकुलम दोनों में बहुत अंतर होता है। सिलेबस जो होता है वो शॉर्ट होता है कि ये चीज़ें हमें पढ़ानी है और करिकुलम में सभी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है, इसका एग्ज़ाम कैसे लेना है, कितने दिन में कंप्लीट होगा और कौन-कौन इसको कैसे-कैसे इसको पढ़ाएगा, ये पूरा करिकुलम का हिस्सा होता है। और करिकुलम में हम आउटपुट भी लिखते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है, ये पढ़ा रहे हैं तो क्या मिलेगा बच्चे को, जबकि सिलेबस में क्या है, कुछ नहीं। सिलेबस में लेसन्स लिखे होते हैं और ये लेसन आपको पढ़ाए जाएँगे और करिकुलम क्या है, एकदम अलग उससे। करिकुलम और सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। सिलेबस बृहत होता है, वो बताता है
कि कब, कितना, क्या-क्या पढ़ाना है और कौन-कौन पढ़ाएगा और कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसको पढ़ाने के बाद क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे हो जाएँगे। व्यापक अर्थों में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो बालक व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब सभी तरीके, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर एक तरीके का विकास, इसके लिए आवश्यक हो। उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। माने जो बच्चा जो पसंद करता है उस विषय को उसे पढ़ाया जाए। जैसे वो साइंस स्ट्रीम चाहता है, कला स्ट्रीम चाहता है, अ, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो जिस विषय को वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाया जाए। इसी तरीके से खेल, सभी लोग एक जैसे खेल पसंद नहीं करते, तो जो खेल जो वो पसंद करता है उसको उस तरीके का खेल के साधन उपलब्ध कराए जाएँ। हुँ? तो यहाँ कुछ डेफिनेशन है, जैसे फ्रोबेल की डेफिनेशन है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार समझना चाहिए। यानी करिकुलम शुड बी कंसर्व्ड टू इपिटोमी ऑफ राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। मुनेरो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग लाया जाता है। पाठ्यक्रम में वह सभी अनुभव निहित होते हैं, मतलब पढ़ना, एग्जाम लेना, हर चीज, असेसमेंट करना, कैसे हमको एग्जाम लेना है, कब लेना है, किस तरीके का एग्जाम लेना है, ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है कि डिस्ट्रक्टिव टाइप लेना है। तो ये सभी विद्यालय शिक्षा के जितने भी उद्देश्य होते हैं कि एक बच्चे को हम इस क्लास से पास कर रहे हैं तो वो इस लायक हो जाएगा। तो करिकुलम क्या है? embodies all of the experience which is the utilized by the school and attain the aim of education। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी डिफिनेशन है अलग अलग करिकुलम की। ठीक है, अब जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा? तो जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने तथा उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किए जाने पर कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जनसंख्या शिक्षा संबंधी विषय वस्तु शाला स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में संबंधित करके ही पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि इसको अलग से ना पढ़ाया जाए और विषयों में ही इंक्लूड कर दिया जाए जनसंख्या शिक्षा को, और तब बच्चों को पढ़ाया जाए। जनसंख्या शिक्षा एक अलग विषय ना बनाया जाए। जनसंख्या शिक्षा को अलग विषय के रूप में पाठ्यक्रम में कुछ का मत था कि इसको अलग विषय बनाया जाए और अलग विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाए। तो स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में जिन लोगों का मत था, वो कहते हैं कि स्वतंत्र विषय से अभिप्राय होता है जनसंख्या शिक्षा को विभिन्न शिक्षा स्तरों पर अलग-अलग माध्यमों से ऐच्छिक व अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए। ऐच्छिक और अनिवार्य, ऐच्छिक या अनिवार्य मतलब दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं। ऐच्छिक होगा तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अनिवार्य है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो किसी भी रूप में आप लागू करिए, लेकिन ये लागू करिए, जिसका अपना पाठ्यक्रम हो, अपनी पाठ्य पुस्तकें हो, शिक्षक हो, विशेष जो पढ़ाता हो जनसंख्या शिक्षा, कालांश मतलब उसके लिए घंटे निर्धारित हो, मूल्यांकन मतलब उसका असेसमेंट कैसे होगा, उसका एग्जाम कैसे होगा, स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो स्वतंत्र विषय के रूप में जनसंख्या शिक्षा को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देने ही पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम माध्यमिक कक्षाओं, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटी स्तर पे, इंटर लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, इन सभी में जनसंख्या शिक्षा को पढ़ाया जाए। ठीक है? अब हर एक स्तर पे पढ़ाने का भी वो अलग है। संक्षिप्त विषय के पाठ्यक्रम के रूप में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, किसी हर विषय में एक लेसन जोड़ दिया जाए जनसंख्या शिक्षा ईवीएस वगैरह में। जैसे एनवायरमेंटल स्टडी है, इन सब में एक विषय के रूप में जनसंख्या शिक्षा को जोड़ दिया जाए और अलग विषय के रूप में ना पढ़ाया जाए, या कुछ घंटे निर्धारित कर दिए जाए, कुछ क्लासेस निर्धारित कर दी जाए, या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता जनसंख्या शिक्षा ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका खत्म कोर्स। फिर होता है एक अनिवार्य विषय के रूप में, जैसे आपके बीएड में है, ये अनिवार्य विषय के रूप में है जनसंख्या और पर्यावरण शिक्षा। तो स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा को स्वतंत्र, अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू किया जा सकता है। क्योंकि यदि छोटे बच्चों के लिए जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया जाएगा तो एक दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए वो अनिवार्य नहीं, वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो शिक्षक प्रशिक्षण में इसे शामिल कर दिया जाए, जिससे शिक्षक जो है जितना चाहेगा उतना ज्ञान अपने छात्रों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में दे सके। फिर समन्वित रूप में शिक्षा पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड माने छोटी इकाई का समन्वित कर देना, एक चैप्टर जनसंख्या शिक्षा का डाल देना। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पे जनसंख्या शिक्षा संबंधी बातों को अन्य विषयों से संबंधित करके उपयुक्त के अनुसार छोटी इकाई एक लेसन बना दिया और इसको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र किसी भी विषय में जोड़ दिया, या विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान में भी एक लेसन के रूप में हम जनसंख्या शिक्षा को जोड़ सकते हैं। अन्य विषयों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेट विद अदर सब्जेक्ट, इसके अनुसार जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम को अन्य विषयों के साथ समन्वित करके शिक्षक शिक्षण कार्य भी किया जा सकता है। पूर्ण समन्वित करके यानी फुली कोऑर्डिनेशन। फुली कोऑर्डिनेशन क्या है? इसके अंतर्गत वर्तमान विषयों के
वर्तमान विषयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करके जनसंख्या शिक्षा संबंधी तथ्यों और बातों को जोड़ दिया जाए। जनसंख्या संबंधित जो भी तथ्य हैं, वो उन संबंधित बातों को क्या करने लगेंगे? संबंधित करने लगेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे कि भाई जनसंख्या शिक्षा हमारे विषय से कैसे जुड़ी हुई है। अब इस संबंध में निम्नलिखित सरल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम काफ़ी बोझिल होते हैं। पाठ्यक्रम मतलब अगर ब निर्धारित कर दिया जाए जनसंख्या शिक्षा का, तो बहुत ही बड़ा होगा सिलेबस। जैसे आप लोगों का है, 1 साल लग जाता है कंप्लीट करने में जनसंख्या शिक्षा को। 1 साल नहीं, तब भी 6, 7, 8 महीने का पाठ्यक्रम है आप लोगों को, जनसंख्या शिक्षा का। विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या हो, तो ये भी बात है। प्राथमिक स्तर पे कैसा हो, तो प्राथमिक स्तर पे क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा में? तो यह कहना समीचीन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक छात्रों की आयु, परिवार, उसके आधार पर सुखी परिवार आदि की बातों को चित्रात्मक या नाटकीय या गीतात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। प्राइमरी में प्राइमरी एजुकेशन में हम बता सकते हैं कि छोटा परिवार है तो क्या फ़ायदे हैं, उनका आधार क्या होगा। शिक्षक छात्रों की आयु के अनुसार जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानकारी देगा। विद्यालयों में छात्रों की संख्या प्राथमिक स्तर पे सबसे अधिक होती है। यही छात्र आगे चल के देश के भावी नागरिक होते हैं। जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम क्या है? इनके पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। और विद्यालयों में छात्रों की संख्या प्राथमिक स्तर पे वही होती है, और दूसरी चीज़ एक और है कि प्राथमिक स्तर पे ही बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। तो मतलब पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं या उनका मन भ्रमित हो जाता है और नहीं जाना चाहते स्कूल। तो भारत के स्थानीय क्षेत्र, गाँव, शहर, जिला, राज्य व देश में आर्थिक विषमताएँ पाई जाती हैं। इन आर्थिक विषमताओं के कारण इन क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। इतने गरीब हैं कि विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या भोजन नहीं मिल रहा है, तो घर की समस्याएँ हैं, तो व्यवसाय से जुड़ गए, वो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। तो बच्चे माध्यमिक स्तर पर लागू किए गए किसी भी कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते। इसको ध्यान में रख के हमको प्राथमिक स्तर पे ही जनसंख्या शिक्षा को लागू करना है। तीसरी बात है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों के दिमाग में यह भार दिया जाए कि सीमित परिवार या छोटा परिवार या सुखी परिवार कौन है, क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उन्हें ये बताया जाए कि सीमित परिवार जो होता है उसमें सबकी आवश्यकताएँ भोजन, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, शिक्षा ये सब आसानी से मिल जाती है। तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करने पे बल देंगे और आगे चल के वो निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। अतः इन सबकी जानकारी लोगों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पे ही दे देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम अत्यंत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप उसको बदल सकते हैं या टाइमिंग अपने हिसाब से अरेंज करके दे सकते हैं। तो पाठ्यक्रम को आसानी से संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत कम होता है प्राथमिक स्तर पे। गणित है तो बहुत सीमित, प्लस माइनस ये सब सिखा रहे हैं। अंग्रेजी है तो कुछ 3 सब वर्ड के स्पेलिंग या 4 वर्ड की। तो उस समय आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कहा बच्चों को समझा के जनसंख्या के प्रति क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के प्रति। फिर बात आती है प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को आसानी से बिना पाठ्यक्रम बोझ बनाए हम आसानी से दे सकते हैं। प्राथमिक स्तर के बालक की अवस्था बाल अवस्था होती है और बालक की जिज्ञासा वो अवस्था को ये भी माना जाता है, बाल अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि बालक एकदम कोरा कागज होता है और आप उसको ज्ञान देते हैं, तो वो हर चीज़ जानना चाहता है। इसलिए बालक को किसी भी विषय या वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। अगर आप जनसंख्या शिक्षा को लागू करेंगे, तो उसके बारे में भी वो जानने का प्रयास करेगा और इस तरीके से वो तैयार हो जाएगा। फिर पूर्व माध्यमिक स्तर पे अगर जनसंख्या शिक्षा का, तो 11 से 14 वर्ष की आयु जो है पूर्व माध्यमिक में होती है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अनोखा काल बताया। उनके अनुसार इस आयु में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो सामाजिक बनने लगता है और इस अवस्था में नादानी से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यथार्थ जगत के बारे में जानने के गुण पैदा होते हैं, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है, उसका जनसंपर्क बढ़ जाता है। इस कारणों से भी जनसंख्या शिक्षा को क्या करना चाहिए, माध्यमिक स्तर पे लागू करना चाहिए। तो जनसंख्या शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में पूर्व माध्यमिक स्तर पर रखने के निम्नलिखित कारण हैं। इस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किए जा सकते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता को आंका जा सकता है। अतः जनसंख्या शिक्षा को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के लिए इस स्तर पे क्या है, जनसंख्या शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इस स्तर पे समन्वित पाठ्यक्रम होता है, मतलब और विषयों के साथ हम इसको जोड़ के ही पढ़ा सकते हैं। इस स्तर पर विषयगत ज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं, विज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं, जीव विज्ञान में ही सिखा सकते हैं जनसंख्या शिक्षा को, सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या के दुष्प्रभाव को प्रभाव बता सकते हैं, दुष्परिणाम को बता सकते हैं, माल्थेसियन थ्योरी बता सकते हैं। तो इस आधार पे एनसीईआरटी ने क्या किया, विकसित जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया और
कुछ विद्यालयों में लागू कराया गया। इस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने से धन और शक्ति की मिथ्याव्ययता का उपयोग किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ को स्टेप वाइज़ पढ़ाइए, छोटी क्लास में थोड़ा पढ़ा दिया, फिर बड़ी क्लास में, तो एक बड़ा पाठ्यक्रम नहीं लागू करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और शक्ति भी बचेगी। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित कराइए स्कूलों में, जैसे पाठ सहगामी क्रियाएँ, वाद-विवाद प्रतियोगिता करा दिए आप, डिस्कशन करा दिए, हुँ? निबंध प्रतियोगिता करा दिए, लेखन प्रतियोगिता करा दिए, पोस्टर या पेंटिंग प्रतियोगिता करा दिए जनसंख्या शिक्षा की जागरूकता के बारे में। तो उच्च माध्यमिक स्तर पे अगर आपको जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करना है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पे बालक क्या होता है? किशोर होता है और इस अवस्था में उसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी परिवर्तन होते हैं और उसको समायोजन करने में उसकी काफ़ी कठिनाई होती है। इस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को अलग विषय के रूप में विभिन्न विषयों के साथ समन्वित करके पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? तो उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र परिपक्व हो जाते हैं और जनसंख्या शिक्षा के गंभीर प्रत्ययों, संबंधों, कारणों का अध्ययन करने और ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। आप उन्हें आराम से बता सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा अगर हम देंगे, तो जनसंख्या बढ़ने के क्या प्रभाव होंगे, जनसंख्या घटने के क्या प्रभाव होंगे, उसके संबंधों, कारणों और इन सब का अध्ययन करने में वो सक्षम होते हैं। इस स्तर के छात्रों को जनांकी संबंधी समस्याएँ, यानी जनसंख्या बढ़ने पे क्या प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, जनसंख्या का संबंध सुखी परिवार से कैसे है, जीवन स्तर से कैसे है, लाइफ़स्टाइल कैसी ऊँची होती है जनसंख्या के कम होने से, हैं? सीमित परिवार रखने से तो इससे सीमित परिवार बनाने संबंधी उचित प्रवृत्तियाँ उनके अंदर पैदा होंगी। इस स्तर पे प्राथमिक स्तर की उपेक्षा नामांकन छात्रों को कमी आ जाती है। जितने बच्चे प्राइमरी स्तर पे नामांकित होते हैं, पढ़ते हैं, वो माध्यमिक स्तर पे नहीं पढ़ते। क्यों? कुछ छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए शिक्षकों द्वारा छात्रों की जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहिए। वहाँ अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इस स्तर के छात्र जनसंख्या वृद्धि परिणामों से भी परिचित होने लगते हैं। तो इसके लिए परिवार के सदस्यों, साधनों के संबंध विकसित करने के योग्य हो जाते हैं। वो अपने परिवार में ही समझाएँगे लोगों को कि साहब जनसंख्या कम रखिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक अपेक्षाकृत अधिक प्रशैक्षिक योग्यताओं से युक्त होते हैं। हुँ। उच्च माध्यमिक स्तर पे ऐच्छिक विषय की प्रचुरता होती है, जिसके कारण जनसंख्या शिक्षा स्तर व विद्यालयी पाठ्यक्रम में जोड़ना संभव होता है। अब विश्वविद्यालय स्तर पे अगर आप शिक्षा देना चाह रहे हैं, जनसंख्या शिक्षा जैसे आप लोग ले रहे हैं, तो वो विश्वविद्यालय स्तर पे है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र क्या होते हैं? पूर्व परिपक्व होते हैं। वे जनसंख्या शिक्षा के गंभीर प्रत्ययों, संबंधों, कारणों, संवेगों आदि का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को जनांकी माने जनसंख्या के बढ़ने की समस्या जो होती है, साधनों को आसानी से सरलता से समझाया जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर जनसांख्यिकी शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जनसंख्या और पर्यावरण शिक्षा। विश्वविद्यालय स्तर पर जनसांख्यिकी शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ समन्वित करके भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है जनसंख्या शिक्षा, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है जनसंख्या शिक्षा। तो विश्वविद्यालय स्तर पर जनसंख्या संबंधों के तथ्यों को रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, ग्राफ, चित्र आदि के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को जनसंख्या संबंधी उचित मूल्यों, प्रवृत्तियों को विकसित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पे आप शिक्षक निर्देशिकाओं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू भी आप जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम चला सकते हैं। अब जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने वाली बाधाएँ क्या हैं? तो शिक्षकों तथा क्या है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ट्रेनर ऑफ द टीचर एंड वर्कर्स, मतलब पहले तो हम टीचर्स को ट्रेन करें कि किस तरीके से आपको जनसंख्या शिक्षा पढ़ानी है। तो वैलेंट महोदय का कथन है कि 4 से 6 माह का प्रशिक्षण किसी शिक्षक को जनसंख्या शिक्षा कार्य में प्रशिक्षण करा सकता है। मतलब उनका मानना है कि 4 से 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए, तब शिक्षक जनसंख्या शिक्षा को पढ़ा सकता है। ठीक है? अब बीएड और एमएड के पाठ्यक्रमों में जनसांख्यिकी शिक्षा को शामिल करना और उसका उचित शिक्षण हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने से जनसंख्या शिक्षा अधिक गतिवान बनेगी। शिक्षक जो है देखिए अकेला नहीं होता, आप लोग जो जाएँगे पढ़ाने तो अपनी लाइफ में पता नहीं हज़ारों, लाखों टीचरों बच्चों को पढ़ाएँगे। तो एक टीचर जो होता है वो हज़ारों बच्चों को ट्रेन करता है, हज़ारों बच्चों को ज्ञान देता है। तो अगर हम जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान एक टीचर को देते हैं, तो वो हज़ारों लोगों को देगा। इसलिए बीएड और एमएड में इसको ज़बरदस्ती जनसंख्या शिक्षा को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को हम जनसंख्या शिक्षा में पारंगत कर दे रहे हैं, तो वो बाकी पूरे समाज को पारंगित कर देगा। अभिभावक का विचार क्या है? विचारधारा जनसंख्या शिक्षा दिए जाने वाले अनेक प्रकार के विषय होते हैं, जैसे परिवार नियोजन, यौन शिक्षा,
सीमित परिवार आदि पर अधिकांश अभिभावकों की विचारधारा एक समान नहीं होती। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि बच्चों को ये सब शिक्षाएँ नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है? तो कुछ अभिभावक क्या है, इसको स्वीकार भी करते हैं। ये समाज विरोधी नहीं है। अब जनसंख्या शिक्षा विषयों को विषयों से संबंधित करना, विद्यालय विषयों में जनसंख्या शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अलग स्वतंत्र विषय के रूप में लागू करना क्या है, ठीक नहीं है। इसलिए प्राथमिक स्तर पे क्या करते हैं, इसको दूसरे विषयों से जोड़ देते हैं। फिर आयु स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। विद्वान इस बात पे भी मत नहीं है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को किस आयु पर प्रारंभ करना चाहिए, 3 साल पे, 5 साल पे, एकदम मतलब जो बच्चा प्राथमिक में गया है उसी को हम जनसंख्या शिक्षा देने लगे। वो जनसंख्या के बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो वातावरण होता है वो सीमित होता है। परिवार, घर, हैं, बहुत होगा तो उसके 8-10 दोस्त होंगे, तो उसने तो पूरे देश या दुनिया की जनसंख्या को देखा ही नहीं है, उसके दुष्परिणाम को जानता ही नहीं है। तो उस स्तर पे जनसंख्या शिक्षा देना सही नहीं होगा, है ना? कुछ विद्वानों का बात इस बात पे भी बल देते हैं कि जनसंख्या शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पे सम्मिलित किया जाना चाहिए। हैं, इस स्तर पे बच्चे मतलब समझदार होते हैं, जनसंख्या की समस्याओं को जानते हैं, तो उस स्तर पे हमें पढ़ाना चाहिए। अब शोध रिसर्च में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जनसंख्या शिक्षा का बहुत कम शोध हुए हैं, इससे संबंधित विषय तथा सिद्धांतों के संबंध में बहुत कम कार्य हुए हैं। जो कार्य हुए हैं वो प्रश्नावली के माध्यम से हुए हैं। जनसंख्या शिक्षा पर शोध न होने के कारण जो भी प्रयास किए गए, उन प्रयासों का प्रभाव का अध्ययन नहीं हो पाया। इसलिए इन प्रयासों को जितना लाभ हमें मिलना चाहिए, उतना लाभ नहीं मिला। अतः जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने, विद्यालयी पाठ्यक्रमों को नियमित शामिल करने और शोध को बढ़ावा देने के लिए भी जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ठीक है? अब आप लोग ये बताइए कि कोई समस्या है इसमें, जो आप लोगों को नहीं आई? बताइए, कुछ समझ में ना आया हो? हुँ? बताएँ आप लोग? बताइए। सर, तो जनसंख्या शिक्षा किस चीज पे देना चाहिए, माध्यमिक में, प्राथमिक या नहीं, उच्च में? देखिए प्राथमिक में आप नहीं दे सकते, माध्यमिक से शुरू कर सकते हैं और जनसंख्या शिक्षा सबसे अच्छी जो है किशोर अवस्था में ही देना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि वहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान आवश्यक है जनसंख्या शिक्षा का, ठीक है? और बताइए, और कोई प्रश्न? बोलिए। वैसे विश्वविद्यालय स्तर पे एक शिक्षक को तैयार करना, जैसे आप लोग हैं खासकर बीएड और एमएड के जो छात्र हैं, इनको तो जनसंख्या शिक्षा देनी चाहिए। कारण ये होता है, ये हज़ारों छात्र के भविष्य इन पे निर्भर है। ये आज नहीं कल शिक्षक बनेंगे ही बनेंगे। आप लोग ही कल आज नहीं कल जाएँगे किसी विद्यालय में पढ़ाएँगे, अपनी लाइफ में हज़ारों बच्चों को पढ़ाएँगे। तो अगर हम आपको ट्रेंड कर दे रहे हैं, तो समाज को ट्रेंड कर दे रहे हैं। आप अगर जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानते हैं, तो आप लाखों लोगों को पढ़ाएँगे लाइफ में, ठीक है? हम ही आज तक अब इतने बड़े हो गए, हमने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। तो हम अगर जानते हैं जनसंख्या शिक्षा के बारे में, तो हम हमसे हज़ारों बच्चे जानेंगे। उनके जो प्रश्न होते हैं, कभी-कभी वो आ जाते हैं, बीच में पढ़ रहे हैं कि सर ये बताइए, ये क्यों बढ़ता है? आबादी बढ़ गई तो क्या फ़र्क पड़ा? अगर आबादी उत्पादक है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे माल्थस का कथन था कि ये आदमी जो है सिर्फ़ मुँह लेके पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ और पैर लेके भी पैदा होता है। तो वो अगर उत्पादक है, जनसंख्या अधिक है तो भी अच्छी है। जैसे बांग्लादेश है, प्रोडक्टिव है, आबादी अधिक है, छोटा देश है, लेकिन वहाँ दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, सबका माल वहीं बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है? तो वो सही है, वहाँ जनसंख्या उतनी अनुचित नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जनसंख्या और आपके यहाँ बेरोज़गारी है, अव्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, लोग मर रहे हैं बिना इलाज के, जैसे भारत की इस समय हालत है कोरोना में, ठीक है? उतनी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, उतने अस्पताल नहीं है हमारे पास जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और सर, जो ये आप बीच में पढ़ाए हैं कि जननांकिकी का वो, ये हाँ, जनसंख्या में क्या है, इसका अर्थ क्या है, जनान जान ज रही हूँ, क्योंकि जनांकी ये मतलब दिया भी है हाँ, यूपीएससी। देखिए जनांकी का मतलब होता है काउंटिंग। जैसे जनसंख्या की काउंटिंग हर 10 साल पे होती है ना हमारे देश में। हमारे देश में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। जनगणना होने वाली थी, तभी कोरोना आ गया, तो जनगणना रुक गई, नहीं तब तक आपके पास आंकड़े आ गए होते हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई है इस समय। तो अब हमारे अगर आंकड़े आएँगे तो मेरे हिसाब से 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस देश की हो चुकी है। ठीक है? उसी को जनआंकी कहते हैं। जनगणना करना और उसमें ये बताना कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं हमारे देश में, कितने बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर के, और ये सब आंकड़े आते हैं जनआंकी के थ्रू। जनआंकी माने गणना करना।
और तो इसमें सर बच्चे अलग रहते हैं और महिलाएं अलग हाँ, रहती हैं और नहीं, नहीं, आदमी अलग। नहीं, आंकड़े तो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जब उन आंकड़ों को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, तो कंप्यूटर अपने आप छाँट देता है कि इनके घर में इतने बच्चे हैं, इनके घर में इतने, फिर देश में पूरे कितने बच्चे हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, कितने लड़के हैं, किस राज्य में कितने बच्चे हैं, कितने लड़कों पे कितनी लड़कियाँ हैं, तो ये सब आंकड़े आ जाते हैं। फिर इसमें कितने पढ़े-लिखे हैं, कितने जो है प्रोफेशनल हैं, उनके घर की आय कितनी है। फिर ये भी पता चल जाता है सरकार को कि अगर देश में लोग पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन उनके यहाँ आय कम है, इसका मतलब हम रोज़गार के साधन नहीं डेवलप कर पाए। या किसी-किसी राज्य जैसे बॉम्बे को ले लीजिए, पर्टिकुलर शहर को हैदराबाद को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, गुजरात में अहमदाबाद को ले लीजिए। तो इन शहरों में आपको ये मिलेगा कि प्रोफ़ेशनल भी हैं, संपन्न भी हैं, उनके घर में आय भी अधिक है। लेकिन कुछ जैसे गोरखपुर जैसे ज़िलों को ले लीजिए, यहाँ पर लोग पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन उनको उतने हिसाब से रोज़गार नहीं है। अगर है भी, तो सैलरी बहुत कम, ठीक है? ये सब आंकड़े पता चल जाते हैं। जनगणना होनी चाहिए, अभी हुई नहीं, पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले कोरोना आ गया। अभी तो एक चुनाव कराने में इतने शिक्षक मर गए, है ना? अब जनगणना होती तो पता नहीं कितने शिक्षक मर जाते। तो अच्छा है जनगणना नहीं हुई। सही। शिक्षक लोग ही करते हैं क्या जनगणना? हाँ, हाँ, ज़्यादातर शिक्षक करते हैं, प्राथमिक में ही सबसे अधिक नौकरी है। तो जो प्राथमिक के टीचर होते हैं, उन्हीं को बलि चढ़ाया जाता है। कोई भी काम होता है, सब प्राथमिक के टीचरों को भेजा जाता है। माध्यमिक स्तर पे या हायर के टीचर नहीं जाते हैं, ये सब कामों में। लेकिन प्राथमिक के शिक्षकों की बलि चढ़ जाती है। उनको सरकार समझती है इनके पास काम ही नहीं है, जो देश की बुनियाद सही तैयार बात कर है ना सर। हैं? सही भी पढ़ाते ही कितना है प्राथमिक के नहीं टीचर लोग। पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि उनके पास जो बेस तैयार करते हैं वो देश का, प्राथमिक जो बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, वो देश का भविष्य है। अगर आप उनको पूरा सही ढंग से नहीं पढ़ा पाए, तो बेकार है फिर देश, उनकी बुनियाद खराब हो गई तो भविष्य खराब होगा। अब घर की नींव अच्छी नहीं है तो घर हिलेगा ना। सर हर हाँ गांव में सही है सर। प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन स्कूल पे जाने के बाद 10 भी बच्चे प्राथमिक विद्यालय में मिलेंगे नहीं। वो उसका कारण है, जो एक बार नौकरी पा जाता है तो वो चाहता नहीं पढ़ाना, वो अपनी एनर्जी को यूज़ ही नहीं करता है। तो जब आउटपुट आप नहीं देंगे तो क्यों आदमी डालेगा उस विद्यालय में अपने बच्चे को? आप उसमें जान लगाइए ना, आपको सरकार 57,000 रुपया दे रही है, तनख्वाह 54,000 प्राथमिक में मिल रहा है सैलरी, तो आप अपनी जान लगाइए उसमें, बच्चे बढ़ जाएँगे। कुछ जगहों पे देखिए प्राथमिक विद्यालयों में बहुत बच्चे होते हैं, वहाँ के शिक्षक उसमें जान लगाए रहते हैं पढ़ाने में। किसी-किसी विद्यालय में आप घुसेंगे इतना अच्छा रंग-वंग और पेंट और सफाई रहती है, और कहीं-कहीं जाएँगे तो सब चीज़ टूटा-फूटा है, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, छत चू रही है, ठीक है? नहीं सर, शिक्षक जब स्टार्ट में लोग न्यू टीचर बनते हैं तो पढ़ाना तो चाहते हैं, हाँ। लेकिन धीरे धीरे वहाँ का माहौल देखते देखते ना वो लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। बन जाते हैं, बदल जाते हैं। नहीं, तो वही हम लोगों को अपना ध्यान रखना है कि हमको नहीं बदलना, ठीक है? हमको कुछ देना है, हमको सरकार तनख्वाह दे रही है तो हम पढ़ाएँगे, ठीक है? और यस पैसे से भी बेईमानी है ना अपने, आप कमा यस रहे सर। हैं, जो आप कमा रहे हैं जिस पैसे से उसमें ज्ञान दीजिए। हम ही लोग हैं, हम लोग की सैलरी कम, हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं सबको, ठीक है? तो प्राइवेट वाले ही तो मरते हैं सर, हाँ, सरकारी वाले तो केवल सैलरी लेते हैं। वही तो, हम तो जान दे रहे हैं, पैसे से ईमानदारी रखिए, ठीक है? जो भी पैसा हमारा है, हम उससे ईमानदार रहें, चाहे हम कुछ भी करते हों। अब पैसे में ईमानदारी रखेंगे तो ही तरक्की करेंगे लाइफ। हुँ, और बताइए कोई समस्या इसमें? आप लोग और बच्चों को कहिए कि क्लास अटेंड करें, ठीक है? आप लोग का तो पेपर होगा, सर हर ये हालत में। समन्वित रूप से शिक्षा का पाठ्यक्रम जो बताए थे उसी पे समन्वित रूप से शिक्षा का पाठ्यक्रम। हाँ, तो समन्वित रूप में मतलब है कि मिक्स रूप में, जैसे ये जो शिक्षक पाठ्यक्रम है, उसमें हम क्या करें, हर एक विषय में जनसंख्या शिक्षा को डाल दें, ठीक है? जैसे कुछ विषयों में है, ईवीएस में है, सामाजिक विज्ञान में है, विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम कुछ पढ़ाते हैं यौन शिक्षा के बारे में। ठीक है, फिर बच्चों को ये भी बताते हैं हाई स्कूल स्तर इंटर पे तो सभी कुछ बता देते हैं। इंटर का बायोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसमें तो पूरा सीबीएसई का अगर आप उठा लीजिए तो पूरा उसमें है यौन शिक्षा, पूरा सभी कुछ यस बता देते हैं, है ना? सभी कुछ बता देते हैं बच्चों को कि कैसे पॉपुलेशन को कम रख सकते हो, हैं? कैसे रोक सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? तो ये समन्वित है, समन्वित माने मिक्स करके, ठीक है? और बच्चों को कहिए क्लास अटेंड करें, आप लोग का पेपर होगा निश्चित, फर्स्ट ईयर का तो नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएँगे, है सर, ना? कुछ आइडिया है कब तक होगा? आपका पेपर सितंबर तक होगा मेरे अनुसार। अगर तीसरी लहर आ गई, अगर अगस्त